नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में। दोस्तों, हमने हीट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और हमने रेडिएशन तक ये चैप्टर पढ़ लिया था। यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट 3 तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो दोस्तों, अब इससे आगे हम कुछ नियम पढ़ेंगे हीट के। कुछ नियम दिए गए थे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ये नियम किसने दिया था या ये नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, पहला नियम हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब लोग सोचते हैं कि न्यूटन जी ने सिर्फ फोर्स के लिए काम किया था, तो न्यूटन ये लोग वह प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने, जो कि मैथमेटिशियन थे लेकिन फिजिसिस्ट भी थे, फिजिक्स की भी खोज करते थे, हीट पे भी काम किया है। तो न्यूटन ने एक लॉ ऑफ कूलिंग दिया था, यानी ठंडी वस्तुएं जब ठंडी होती हैं उसके लिए एक नियम दिया था कि कोई भी वस्तु अगर गर्म है तो उसने कुछ, जब उसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो उसने कुछ हीट रिलीज की होगी, अमाउंट ऑफ हीट, कुछ हीट क्या हुई होगी, उसमें से लॉस हुई होगी। तो वो जो लॉस ऑफ हीट होती है इसको बोला जाता है सिस्टम। किसको? पानी को। जिसमें मान लीजिए पानी गर्म है तो ये हुआ सिस्टम, पानी जहाँ तक है वो हुआ सिस्टम। और पानी के बाहर के वायुमंडल को कहा जाता है सराउंडिंग। क्या कहा जाता है? सराउंडिंग, आसपास की जगह सराउंडिंग। होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो होती है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाती है। हीट सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाती है। तो अगर हीट सिस्टम से निकलेगी और सराउंडिंग में जाएगी तो वो सराउंडिंग का तापमान बढ़ा देगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यदि किसी वस्तु को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए, इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इक्वल टू भी कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी अब मान लीजिए आपने कोई लिक्विड जो कि उबल रहा था उसको चूल्हे से उतारा और कमरे पे रख दिया। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, रूम टेम्परेचर आमतौर पर 25 से 26, 24 ऐसे होता है, 25 डिग्री। अब वो था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा था। आपने उतार के चूल्हे से नीचे रख दिया कि अब ये पानी ठंडा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट लॉस करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, किसके बराबर होता है कि पानी, अब पानी 100 डिग्री के तापमान पे था, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, कमरे का तापमान था 24 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि पानी हीट रिलीज करेगा, लॉस करेगा अपनी हीट, और हीट कहाँ जाएगी, इसमें। मान लीजिए इसका तापमान हो गया थोड़ी देर बाद 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, तो हीट लॉस कितना किया, 60 डिग्री सेल्सियस। यानी सिस्टम, ये हुआ सिस्टम और ये बाहर की वस्तु हुई, ये सारा एटमॉस्फेयर हुआ सराउंडिंग। उन्होंने कहा अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो तापमान का डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वही लॉस ऑफ हीट होता है। सीधे सीधे आपको एग्जाम में डेफिनेशन दी जाती है कि यह किसने कहा था, स्टेट्स बाय। कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी किसी भी पदार्थ के द्वारा जो ऊष्मा का लॉस होता है, जो ऊष्मा का घाटा होता है, वह तापमान के, सिस्टम और सराउंडिंग के तापमान के अंतर के बराबर होता है। ये किसने कहा था? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के तापमान में जो डिफरेंस होता है वही अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है। दोस्तों, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है। अब दोस्तों, इसी में आप एक और लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स इलेक्ट्रिकल में भी लॉ दिया है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट। किरचॉफ का ऊष्मा का नियम। किरचॉफ ने एक ही बात कही थी कि गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर। गुड एब्जॉर्बर ही गुड इमीटर होता है। दोस्तों,
जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है वही इमिट भी ज़्यादा करता है। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर। समझ गए आप? यानी दोस्तों ब्लैक कलर, ब्लैक बॉडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है। जो कलर सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, उसे सफ़ेद कहते हैं, वाइट कलर कहते हैं। और जो कलर सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ब्लैक कलर कहते हैं। इसीलिए गर्मियों में काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य से आ रही सारी हीट को, सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं दोस्तों। ये आपको कलर्स में और लाइट्स में बताया जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है, इन्होंने कहा था जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो ज़्यादा ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वही बाद में ऊष्मा को इमिट करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। अब दोस्तों ये क्या बात हुई, एक बॉल को अगर मैं काले स्पॉट्स डाल के हीट कर दूं फर्नेस में डाल के, थोड़ी देर बाद उस बॉल को निकालूंगा तो बाकी सारी बॉल डल पड़ जाएगी, पर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स मैंने उसके ऊपर डाले हैं बॉल पर, वो चमकने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड, क्योंकि उसने हीट को अपने अंदर, ऊष्मा को, जब वो तप रहा था तो ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर खींच लिया, और जब मैंने उसको बाहर निकाला तो अब समय आ गया उसको उत्पन्न करने का। तो वह चमक क्यों रहा था, क्योंकि जो ऊर्जा उसने एब्जॉर्ब करी है उसी को वो इमिट कर रहा था, बाहर फेंक रहा था। तो किरचॉफ्स का लॉ ध्यान रखेंगे कि गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वही ज़्यादा इमिट करता है, जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा वही एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से किरचॉफ्स जी ने अपना नियम दिया। एक नियम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने कहा, स्नेल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है दोस्तों, स्नेल्स का हीटिंग का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है, समझिएगा आप, अगर कोई ब्लैक बॉडी है और उस पर रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब वो कुछ देर बाद रेडिएशन को इमिट भी करेगा। तो उन्होंने कहा कि द इमिसिव पावर, कितनी पावर वो इमिट करता है, बाहर निकालता है, कितनी पावर, द इमिसिव पावर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक बॉडी के द्वारा जो पावर उसने एब्जॉर्ब करी, जब वो उसे बाहर निकालता है पर मीटर स्क्वायर में, कितना, पर मीटर स्क्वायर से, इसके पर मीटर भाग से पावर जो निकल रही है पर यूनिट टाइम में, यानी इमिसिव पावर पर मीटर स्क्वायर से जो निकल रही है, जो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी मैं कह दूं कि जो एनर्जी ब्लैक बॉडी निकालता है अपने अंदर से पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम में, वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 4 गुना होता है। इसीलिए देखिए, तापमान भले कम हो पर लोहे की काले रंग की चादर हो अगर गाड़ी की, तो बहुत ज़्यादा तपती है, क्योंकि जब वो इमिट करती है, अब उसने मान लो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, उसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्बर अच्छा एब्जॉर्बर होता है ब्लैक बॉडी, काले रंग की चादर है, उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली। अब जब वो निकालने का समय आएगा तो इमिट भी बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि किरचॉफ ने कहा था कि गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। तो गुड इमीटर जब बाहर निकालेगा तो वो कितना निकालेगा, उतना तापमान, कितनी एनर्जी निकालेगा, जितना तापमान उसे मिला है ना, उसकी 4th पावर, इतना ज़्यादा वो हीट कर जाता है। इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लॉ स्नेल्स ने दिया था कि द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को याद रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन जी ने क्या कहा, न्यूटन जी ने कहा था कि लॉस ऑफ हीट क्या होता है, लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसे मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग,
उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कितनी हीट लॉस करता है वो डिपेंड करता है कि उसके सिस्टम में और सराउंडिंग में कितना डिफरेंस है। उस कमरे के तापमान में और उस पानी के तापमान में जितना अंतर आया है उतनी ही लॉस ऑफ हीट होती है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, क्योंकि वस्तु ठंडी हो रही थी। किरचॉफ ने कहा, देखिए किरचॉफ जी ने कहा कि गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। ठीक है दोस्तों, गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वही ज़्यादा इमिट करता है, जो जितना कष्ट सहेगा उतना सफलता को छुएगा। किरचॉफ, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्नेल्स ने क्या कहा था कि अगर कोई ब्लैक बॉडी हो, मैं बना दे रहा हूँ, ब्लैक बॉडी हो, कोई ब्लैक बॉडी हो, उसमें से जो रेडिएशन निकलती है पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, वो जो होती है एनर्जी, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर होती है। दोस्तों तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट के तीनों लॉ डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बारीकी से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और एग्जाम में टफ क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो स्केलिंग में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं चेंज इन स्टेट। वस्तुओं, पदार्थों की जो स्टेट होती है, उनकी स्टेट किस प्रकार चेंज होती है उसे पढ़ लेते हैं। चेंज इन स्टेट। चलिए, चेंज इन स्टेट में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोई पदार्थ अगर सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर एक स्टेट आई मेरी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही आई दोस्तों। कोई भी पदार्थ सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैसेस में होता है। दोस्तों जब पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए एरो यहाँ लगा रहा हूँ मैं, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और मेल्टिंग, गलना, फ्यूजन मीन्स गलना, पिघलना। सॉलिड था, लिक्विड हो गया, पिघल गया। जब लिक्विड से गैस बनता है तब क्या होता है दोस्तों? जब कोई पदार्थ लिक्विड से गैस बन जाता है तो क्या होता है? वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हो जाता है, वेपराइजेशन, उस वाष्प बन जाता है। वाष्प भी 2 तरह से बनता है, वो भी आपको बताएंगे, सॉलिड, फ्यूजन, वेपराइजेशन। अब फिर से अगर गैस लिक्विड बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंस हो गई ना, आपका पानी उबला चूल्हे पर, आपने उस पर प्लेट रख दी, पानी टकराया और फिर बूंद बूंद बन के नीचे आया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। बारिश किस वजह से होती है? कंडेंसेशन की वजह से। बूंदें ठंडी होती हैं और नीचे गिर जाती है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, पानी ठंडा होता है, नीचे गिरता है, कंडेंसेशन। लिक्विड फिर से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड फिर से सॉलिड बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग यानी जमना। और सॉलिडेशन। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर सॉलिड लिक्विड बना तो फ्यूजन और मेल्टिंग, मेल्ट हो गया, पिघल गया। लिक्विड से गैस बना तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हो गया, भाप बन गया। गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन हो गया। फ्रीजिंग हुआ, लिक्विड से आपने बर्फ, पानी रख दिया फ्रीजर में, बर्फ बन गई, तो क्या हो गया दोस्तों? फ्रीजिंग हो गया, सॉलिडेशन हो गया। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन होता है जब कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एक निश्चित तापमान पर। किस पे? सॉलिड टू, मैं आपको डेफिनेशन बुक्स में भी मिल जाएंगी। जब कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है
किस पर? एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स टेम्परेचर। और फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फिक्स टेम्परेचर को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया फ्यूजन जिस तापमान पे बदलता है सॉलिड से लिक्विड में, उसे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। उसे फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। फ्रीजिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात देख लेते हैं। ये बात हुई फ्यूजन। अब फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं। अब हम फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले फ्यूजन पढ़ा, अब फ्रीजिंग पढ़ लेते हैं। गलना अब जमना, जिसमें लिक्विड जिस प्रोसेस में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स तापमान पर, फिक्स टेम्परेचर पर, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिडेशन कहते हैं। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, हमेशा याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। बताइए 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट भी हुआ, यानी अगर वाटर इससे नीचे तापमान पे जाएगा, यानी -1 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट होता है। 0 डिग्री का मतलब बर्फ़ नहीं बन जाता, 0 डिग्री से नीचे जाते जाते स्टार्ट हो जाता है बर्फ़ बनना। और 0 डिग्री से अगर नीचे जाएगा तो बर्फ़ बनने लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात फ्रीजिंग की। लेकिन अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मेल्ट होने लग जाएगा। तो बताओ 0 डिग्री एक ऐसा जंक्शन हुआ, एक ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पर फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो मेल्ट होना लग जाए, 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बर्फ़ मेल्ट होने लग जाएगी, 0 से नीचे जाएगी तो बर्फ़ जमने लग जाएगी। तो यानी फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होते हैं। बताने का उद्देश्य यही था, किसी भी वस्तु का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक होता है। मरकरी का याद है आपको फ्रीजिंग पॉइंट? मैंने आपको बताया था मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट -38.5 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और प्रेशर का रिलेशन क्या होता है? दबाव प्रेशर का रिलेशन क्या होता है, ये बात जान लीजिए। प्रेशर रिलेशन, दबाव और गलनांक का क्या रिलेशन होता है? दाब और गलनांक का, इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी वस्तु, अगर मैं एग्जांपल लूँ वाटर का, जम गया, आइस बन गई, आइस बन गई। अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ और अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ और आइस से वाटर बन गया, क्या बन गया? आइस से वाटर बन गया। और मैं कैंडल का एग्जांपल लूँ, कैंडल वैक्स होता है, वैक्स क्या होता है? वैक्स पिघल गया। ठीक है, वैक्स भी पिघल गया, मान लीजिए वैक्स भी पिघल गया। जब आइस से वाटर बनता है तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने आपको बताया था, ये मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। जब भी आइस से वाटर बनता है, बर्फ़ पिघलती है तो वो सिकुड़ती है, जब बर्फ़ जमती है तो वह फैलती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वो जमती है तो उसका घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी घटती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है और घनत्व कम होता है। अब दोस्तों वैक्स, और वैक्स का क्या है? जो वस्तु
वैक्स जब पिघलती है तो एक्सपेंड होती है। वैसे तो सारी वस्तुएं टेम्परेचर देने पर फैलती हैं, पर वाटर का उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सिकुड़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो फैलेगा। इसीलिए बर्फ़ के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ जमने पर फैलती है, बर्फ़ जमने पर फैलती है। तो दोस्तों, जो वस्तुएं जमने पर सिकुड़ती, जो वस्तुएं पिघलने पर सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दोस्तों, उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है प्रेशर बढ़ाने से। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आइस पिघली, कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी। अगर मैं ऐसी वस्तुओं पर जो पिघलने पर सिकुड़ जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट घटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बर्फ़ ना पिघले, तो मुझे उस पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बर्फ़, जो वस्तुएं सिकुड़ जाती हैं पिघलने पर, अगर मुझे उनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कम करना है, बर्फ़ देर में पिघले, ऐसा करना है, तो मुझे दाब बढ़ाना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल हुआ आइसक्रीम फैक्ट्रीज का। एग्जाम में आता है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज में बर्फ़ को ठूस ठूस कर क्यों भरा जाता है। आपने कभी देखा होगा, ठेले पे पहले बर्फ़ चलती थी, बर्फ़ को खूब ठूस के प्रेशर से उसको भरा जाता था। क्यों भरा जाता था दोस्तों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर, आइस पर प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। वह वस्तुएं जो पिघलने पर सिकुड़ती हैं, जो फ्यूजन होने पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पिघलने पर जो फ्यूजन होने पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से कम हो जाता है। और वैक्स के साथ ऐसा नहीं है। वैक्स के साथ जो वस्तुएं फ्यूजन होने पर फैल जाती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाता है। बस ये बात याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट बर्फ़ का गिराने के लिए, लो करने के लिए उसको ठूस ठूस कर भरा जाता है, यानी प्रेशर बढ़ाया जाता है बर्फ़ के ऊपर। आपने कभी गोला खाया होगा, बर्फ़ का गोला, तो बर्फ़ के गोले में क्या है दोस्तों, बर्फ़ के गोले में वो घिसता है बर्फ़ को, उसके बाद उसको ऐसे ही क्यों नहीं दे देता आपको? क्योंकि वो फिर क्या करता है, उस पर प्रेशर बनाता है, उसको दबाता है ग्लास में, ताकि वो देर में पिघले, कुछ देर तक आप उसका आनंद ले सकें। तो इसीलिए उस पर प्रेशर बढ़ाकर उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जाता है। तो दोस्तों, बर्फ़ का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि जो वस्तुएं पिघलती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, जो वस्तुएं पिघलती हैं और पिघलने पर वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है प्रेशर बढ़ाने पर। और जो वस्तुएं फैलती हैं फ्यूज़न होने पर फैलती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब याद रखिएगा कि इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। इसीलिए आइसक्रीम की रेडी में, आइसक्रीम के ठेले में जो बर्फ़ भरी जाती है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। क्या? सॉल्ट। नमक क्यों डाला जाता है बर्फ़ के साथ में? ताकि बर्फ़ देर में गले। ताकि बर्फ़, आइस के साथ में सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए। तो दोनों बातें, कि बर्फ़ पर ठूस ठूस कर भरा जाता है, क्योंकि बर्फ़ पर प्रेशर बनाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक घट जाता है। ऐसे ही बर्फ़ में नमक क्यों ऐड किया जाता है? उसका गलनांक घटाने के लिए। अब दोस्तों, ये बात हुई गलनांक की। अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग की बात कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों वेपराइजेशन की, वाष्पीकरण की। दो प्रक्रिया होती हैं दोस्तों वाष्पीकरण की। एक तो होता है दोस्तों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण ही मटके में पानी गर्म, पानी ठंडा होता है। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पर होता है, हमेशा याद रखिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर नेचुरल प्रक्रिया है, कोई इसका फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है, इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन अगर वही प्रोसेस, बॉइलिंग में भी तो वाटर वेपर निकलते हैं, तो बॉइलिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है,
जो पात्र, जिस पात्र में आपने पानी रखा है, जिस बर्तन में, सिर्फ जो पार्ट उसका खुला हुआ है, ऊपर का पार्ट, उसी से भाप बन के ऊपर पानी चला जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पर होगा। और बहुत स्लो प्रक्रिया होती है, ये बहुत स्लो प्रक्रिया होती है, रूम टेम्परेचर पर होती है। सिर्फ एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वाटर से ही इवापोरेट होता है पानी। लेकिन बॉइलिंग में जब आप किसी पात्र में पानी रखते हैं तो पूरे होल पार्ट ऑफ वाटर से भाप बन के पानी ऊपर उड़ जाता है, स्टीम बन के क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है भाई। जितनी जल्दी चूल्हे में पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उतनी जल्दी मटके में रखा या बर्तन में रखा पानी अपने आप थोड़ी उड़ जाएगा। इवापोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इवापोरेशन स्लो प्रोसेस होता है, पर बॉइलिंग तेज प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस है। और दूसरी बात, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है। जो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसी पे वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो क्या होगा, उबलेगा। तो ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। अब दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट जान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ता है प्रेशर बढ़ाने से। आप ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है इम्प्योरिटी ऐड करने से। पानी में मम्मी नमक डालकर खाना क्यों पकाती है? जब भी कुकर में, मान लीजिए कुकर में इम्प्योरिटी ऐड करने से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, वायुमंडलीय दबाव घट जाता है, और घटने के, मैंने क्या बताया, दबाव घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर घट जाता है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 70 डिग्री सेल्सियस आ गया तो पानी फटाफट भाप बन के उड़ जाएगा। खाना पका नहीं, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, फिर हमें और पानी डालना पड़ेगा, फिर भाप बन के उड़ जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत आती है और समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि दाब कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होना अच्छी बात नहीं है। किसी भी पदार्थ का, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाता है, यानी कि अब हमें खाना पकाने में देर लगेगी, अपने प्रोसेस में देर लगेगी, तो दाब कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, दाब बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब दाब हम बढ़ाते कैसे हैं दोस्तों? आप सोचिए, हमारे घर में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर बनाता है। पतीले में प्रेशर नहीं बनेगा, अगर हम फ्राई पैन में रख दें तो प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन अगर वही कढ़ाई में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन अगर वही कुकर में रख देते हैं तो बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, बहुत जल्दी दाल बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगा तब तक बहुत अच्छे से हमारा खाना पक चुका होता है, इसीलिए जल्दी खाना पक जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है इम्प्योरिटी ऐड करने से। दोस्तों ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो एग्जाम्पल कौन सा, माउंटेन वाला, माउंटेन का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वायुमंडलीय दबाव, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव घटने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इसीलिए पानी हमें क्या होता है, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। और एक मैंने मेल्टिंग पॉइंट का आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इम्प्योरिटी बढ़ा ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब भी हमें मान लीजिए प्रेशर कुकर में राजमा, छोले, ऐसी कोई सब्जी जिसे पकने में देर लगती है, उसको उबालने के लिए मम्मी थोड़ा सा नमक डाल देती है प्रेशर कुकर में। अब नमक डालने से क्या हुआ दोस्तों, नमक डालने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए वो वस्तु आसानी से गल जाती है। नमक डाल के पकाने से वस्तु आसानी से डल जाती है। ठीक है दोस्तों, नमक डालने से वस्तुएं आसानी से पक जाती हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इम्प्योरिटी ऐड करते ही बढ़ जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों बातें याद रखिएगा आप, मैं एक जगह लिख देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई थी, ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। जो वस्तुएं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं पिघलने पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्यूजन, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, जो पिघलने पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। जो वस्तुएं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ऑन फ्यूजन, मैं लिख दे रहा हूँ ऑन फ्यूजन, पिघलने पर,
उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इसको इस तरह से करिए कि उनका जो वस्तुएं पिघलने पर सिकुड़ती हैं उन पर प्रेशर बढ़ाने से अगर दाब बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। पानी के लिए इस एग्जांपल को अच्छे से याद रखिएगा कि पानी, बर्फ़ से जब पानी बनता है तो वो सिकुड़ता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका घट जाएगा अगर मैं उस पर दाब बनाऊँ, इसीलिए बर्फ़ को ठूस के भरा जाता है। दूसरा पॉइंट, जो वस्तुएं एक्सपेंड होती हैं फ्यूजन करते हुए, एक्सपेंड होती हैं ऑन फ्यूजन, यानी गलते हुए जो वस्तुएं फैलती हैं गलने पर, उनका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और दोस्तों दूसरा, ये हुई मेल्टिंग पॉइंट की बात। एक बात हुई यहाँ पर, एक बात और कि इम्प्योरिटी ऐड करने से, इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। इम्प्योरिटी ऐड कर देने से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, गिर जाता है। इसीलिए बर्फ़ में क्या डाली जाती है, नमक। नमक क्या हुआ, उसकी शुद्धता को भंग कर देता है। नमक डलते ही वह शुद्ध नहीं रह जाता और उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक नीचे आ जाता है। अब दोस्तों ये बात हुई मेल्टिंग पॉइंट की। जहाँ तक अब ये आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये बात हुई थी मेल्टिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या बात हो रही है कि इवापोरेशन रूम टेम्परेचर पर स्लो प्रोसेस होता है, जो पार्ट एक्सपोज होता है लिक्विड का वही भाप बन के उड़ता है। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है प्रोसेस, बॉइलिंग में एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, भाप बन के उड़ता है और पूरे लिक्विड से भाप बन के उड़ जाता है। फास्ट प्रोसेस होता है बॉइलिंग पॉइंट, फास्ट प्रोसेस होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट, पहला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ाने से। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है। पहाड़ों पर प्रेशर दाब कम हो जाता है, इसीलिए तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। पहाड़ों पर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, इसीलिए खाना बनाने में दिक्कत होती है। अब देखिए जैसे जैसे हवाई जहाज़ में हम ऊपर जाते जाते हैं वायुमंडलीय दाब नीचे आता जाता है। यानी हमारी जेब में अगर पेन रखा होगा फाउंटेन पेन तो वो लीक कर जाएगा। एरोप्लेन में फाउंटेन पेन नहीं ले आने देते, क्योंकि अगर फाउंटेन पेन रखा होगा तो बाहर का प्रेशर बहुत कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बाहर का दाब घटता जाएगा, क्योंकि माउंटेन्स में मैंने बताया ना ऊंचाई पे जाने से दाब घटता है और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो दाब जब घटता जाएगा तो याद करिए मैंने आपको प्रेशर में पढ़ाया था कि वस्तुएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। अब मेरे पेन की इंक में दाब ज़्यादा हो गया और ऊपर दाब क्या हो गया, कम, तो पेन की इंक कहाँ आएगी, बाहर आ जाएगी। ये एग्जाम्पल भी आता है कि पेन से, हवाई जहाज में पेन से इंक किस कारण से निकल जाती है, लीक कर जाती है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाक से खून आ जाना, पहाड़ों पर जाते हैं तो नाक से ब्लीडिंग आ जाती है। रेलवे में क्वेश्चन आया कि पहाड़ों पर, पर्वत पर नाक से खून किस कारण आ जाता है, आप कहेंगे लो प्रेशर के कारण। याद रखिए हमारे शरीर में भी प्रेशर से ही धमनियों में खून चलता है। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, हमारा प्रेशर कम है, तो हमारे अंदर ब्लड बना हुआ है। अगर जैसे ही हम पहाड़ों पे ऊंचाई पर जाने लगेंगे, जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो जाता है और नाक से खून बाहर आ जाएगा। एक अंतिम टॉपिक दोस्तों आज का, कंडेंसेशन। याद रखिए दोस्तों, जब भी वेपर्स लिक्विड में बदलते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, यानी भाप लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंडेंसेशन। एक और प्रोसेस होता है दोस्तों, सब्लिमेशन। ये एग्जाम में सीधे सीधे आता है। मान लीजिए सॉलिड से पानी में कन्वर्ट कर लिया आइस को, आइस भाप बन गई। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे सॉलिड सीधे भाप बन जाए, कोई सॉलिड पदार्थ, कोई ठोस सीधे भाप बन जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जब कोई सॉलिड सीधे डायरेक्टली क्या बन जाए,
दोस्तों भाप बन जाए, क्या बन जाए, डायरेक्टली वेपर बन जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वस्तु डायरेक्टली वेपर बन जाए, वेपर्स बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन से कहा जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब दोस्तों कोई वस्तु सीधे सीधे, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कैम्फर, कपूर, आप सबके घर में है, जला के देखिएगा, क्या सॉलिड है, जला तो क्या भाप बन गया, लिक्विड बनता ही नहीं। कैम्फर यानी कपूर, ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उसके बाद होर फ्रॉस्ट, ये वह प्रोसेस होता है जिसमें भाप सीधे, वेपर जो है सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, होर फ्रॉस्ट, जिसमें सीधे भाप जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, होर फ्रॉस्ट। अब या डी सब्लिमेशन भी कहा जाता है। डी सब्लिमेशन, सॉलिड से वेपर बन जाना, भाप बन जाना ठोस से, और भाप से सीधा सॉलिड बन जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन या होर फ्रॉस्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि गर्म पानी से भाप ज़्यादा गर्म क्यों होती, हीट प्रोड्यूस करती है। हम भाप से ज़्यादा जल जाते हैं, स्टीम ज़्यादा बर्न कर देती है, स्टीम बर्न्स मोर देन वाटर, स्टीम जो है वो पानी से ज़्यादा हमें जला देती है। क्यों दोस्तों, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्टीम पानी से ज़्यादा क्यों जलाती है, क्योंकि इनकी ना इंटरनल एनर्जी होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, किसकी, गर्म पानी की भी, हॉट वाटर की भी, यानी गर्म पानी से ज़्यादा उसकी भाप हमें जला देती है, स्टीम से ज़्यादा जल जाते हैं हम, यानी कि हीट से ज़्यादा उसकी स्टीम से जल जाते हैं हम। क्योंकि गर्म पानी से ज़्यादा, क्योंकि स्टीम की इंटरनल एनर्जी, क्योंकि स्टीम हैज़ मोर इंटरनल हीट एनर्जी देन हॉट वाटर। ठीक, गर्म पानी से ज़्यादा इंटरनल एनर्जी स्टीम में होती, इसीलिए भाप हमें ज़्यादा जलाती है, भाप से हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा जलाती है एज कंपेयर टू गर्म पानी। की भाप अगर तुरंत उबलता हुआ पानी हाथ पे पड़ जाए, ज़्यादा जल जाएंगे, भाप का असर होता है। कुछ देर रख दो, पानी गिर भी जाएगा तो इतनी जलन नहीं होगी, उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भाप का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि स्टीम की इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आइस की इंटरनल एनर्जी रेलवे के एग्जाम में आई थी, आइस की आई थी 80 किलो कैलोरी, और दोस्तों इसकी आइस की आई थी और स्टीम की आई थी लगभग उसमें 536 किलो कैलोरी हीट होती है। तो स्टीम की कितनी ज़्यादा, आइस की भी अपनी इंटरनल हीट होती है, स्टीम की भी अपनी इंटरनल हीट होती है, और स्टीम हॉट वाटर से ज़्यादा बर्न करती है, ज़्यादा जलाती है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, रिवाइज करते रहिए, हम कुछ और नए टॉपिक्स लेके आपके सामने अगली क्लास में ज़रूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।